नमस्कार, मैं रत्नेश धरदुबे और आप देख रहे हैं एनकेसीसी चैनल। मैं आप सभी लोगों के बीच आगामी कुछ महीनों में जो यूपी बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, उस परीक्षा में हिंदी विषय को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं कि हिंदी विषय में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों के साथ आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप देख रहे हैं एनकेसीसी चैनल। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और खास करके ये वीडियो जो है कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए है। और मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निसंदेह आपको परीक्षा से संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें हैं या परीक्षा से संबंधित खास करके हिंदी परीक्षा से को लेकर के हिंदी की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों को लेकर के अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का सारा समाधान इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं खास करके जो 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चों के लिए YouTube पे ऐसे कम वीडियो आप पाएंगे कि जहां पे कोई यूट्यूबर आपको ये बता रहा हो कि 10वीं के परीक्षा में किस प्रकार हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी कक्षा 10वीं के बच्चे जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सभी लोगों को आगामी कुछ महीनों में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में बंटता है। पहला हिंदी गद्य, दूसरा हिंदी पद्य, तीसरा संस्कृत और चौथा व्याकरण। आपको 4 तरीके से अपने पेपर को तैयार करना है, 4 भागों में बांट करके अपने पेपर को तैयार करना है। सर्वप्रथम आपको हिंदी गद्य में ध्यान देने की जरूरत है। आप सोचेंगे गद्य, हाँ गद्य, क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों के पेपर देखे होंगे तो आपको पता है कि जो शुरुआती प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ मीन्स ये होता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गद्य की जो अन्य विधाएं हैं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, इन प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी विधाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पे सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि चिंतामणि किसका निबंध है, तो चिंतामणि निबंध किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठलुआ क्लब किसका निबंध है, तो ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय का निबंध है। अगर आपसे पूछ दे कि गोदान किसका उपन्यास है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त किसका नाटक है, तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आपको नाटक के बारे में भी जानकारी रखनी है, सभी नाटकों के बारे में नहीं, जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में जानकारी रखनी है। जो कहानीकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, उनके बारे में, जैसे प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, आप आचार्य शुक्ल को पढ़ लीजिए, आप गुलाब राय के निबंधों को पढ़ लीजिए, आप पांडे बेचन शर्मा उग्र का कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, तो अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको गद्य की सभी विधाओं पे ध्यान देना होगा कि महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण जीवनी कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण रेखाचित्र कौन कौन सा है और महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत कौन कौन सा है। तो अगर आप इतने चीजों पे कमांड कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे प्रश्न कभी भी गलत होने की कोई संभावना नहीं बनती है अगर आप इस पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इन गद्य विधाओं पे ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि अभी हम गद्य पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन गद्य विधाओं को, खास करके जो प्रमुख लोग हैं, जो एकदम महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उन महत्वपूर्ण रचनाकारों को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको न सिर्फ रचनाओं को बल्कि पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ना है। जैसे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया, मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया, सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया। इन पत्रिकाओं के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि प्रश्न आपसे 2 तरह के पूछे जाते हैं, एक तो रचनाओं के बारे में और दूसरा पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं
हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी गद्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आप गद्य की जो विधा है, गद्य की विधा में कौन कौन सी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। प्रमुख प्रमुख बस पढ़नी है, सब नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपको पत्र पत्रिकाएं भी पढ़नी है कि किस पत्रिका को किसने संपादित किया है, किस पत्रिका का कौन संपादक है, किस पत्रिका का कौन संपादक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, खास करके जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया। उसके बाद गद्य में जो तीसरी चीज आपको देखने की जरूरत है वो है कि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ लगे हुए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी पाठ हैं, उन पाठों पे आपको अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि ये पाठ आपको व्याख्या के दृष्टिकोण से मतलब आपको काफी आपकी सहायता करने वाले हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आप मित्रता पढ़ लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की ममता पढ़ लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पाठ लगा है भारतीय संस्कृति, वो पाठ पढ़ लेते हैं, और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का एक पाठ लगा है अजंता, उस पाठ को पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये कुछ महत्वपूर्ण पाठें लगी हुई हैं, तो इन पाठों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा और थोड़ी गहराई में जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि आचार्य शुक्ल का जो पाठ है मित्रता, इस पाठ से काफी प्रश्न बनते हैं। लगभग मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों के अगर पेपर उठा के देखे जाएं तो कक्षा 10वीं में मित्रता से कई बार व्याख्या पूछी गई है। 4 लाइन आपको दे देगा, उसके बाद कहेगा कि अब तो चूंकि रेखा नीचे खींच दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अगर आप मित्रता पाठ अच्छे से पढ़े हैं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि मित्रता पाठ किसने लिखा। चूंकि ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मित्रता ये जो पाठ है वो किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ है। वैसे ही ममता एक पाठ है जयशंकर प्रसाद का, यह पाठ भी यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ममता को खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप जब पाठ को पंक्ति दर पंक्ति पढ़े रहेंगे तो आप परीक्षा में आपसे पूरे पाठ से कहीं से भी अगर 4 लाइन उठा के अगर आपसे वो पूछता है तो आप तुरंत ही पकड़ जाओगे, या तुरंत ही आप समझ जाओगे कि यह जो पंक्ति पूछी गई है वो गद्य के किस पाठ से पूछी गई है। ये ममता से पूछी गई है, ये मित्रता से पूछी गई है, ये भारतीय संस्कृत से पूछी गई है, या ये अजंता से पूछी गई है। तो आपको इन पाठों पे खास कर ध्यान देना होगा और इन पाठों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जैसे कि आप भारतीय संस्कृति एक पाठ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, उस पाठ को भी अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काफी अच्छे ढंग से भारतीय संस्कृति पे जिक्र किया है। उसके बाद आप अजंता पढ़िए। अजंता जो पाठ है वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है। यह पाठ भी यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ है। तो हमने अब तक 3 चीजों पे चर्चा किया। पहला तो गद्य की सभी विधाओं पे आपको ध्यान देना है, दूसरा पत्र पत्रिकाओं पे ध्यान देना है, तीसरा आपके पाठ्यक्रम में जितने भी पाठ निर्धारित हैं उन पाठों पे आपको ध्यान देना है, और खास करके मित्रता, भारतीय संस्कृति और अजंता। अगर आप ये 3 पाठ ही तैयार कर लेते हैं गद्य में तो समझ जाइए कि पूरा गद्य में से कहीं से भी आपसे व्याख्या पूछा जाएगा, आप तत्काल पकड़ लोगे, क्योंकि अथवा करके प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। करना कितना है आपको? 1। अगर आप इन 3 पाठों को पढ़े हैं तो इन 3 पाठों में से कंफर्म है, एकदम 100% कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई एक व्याख्या आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आप मित्रता, भारतीय संस्कृति और अजंता, इन 3 पाठों को व्याख्या के दृष्टिकोण से तैयार रखेंगे, और साथ ही साथ जीवन परिचय आपसे पूछा जाता है। तो गद्य का जीवन परिचय अलग पूछा जाता है, पद्य का जीवन परिचय अलग पूछा जाता है। तो जीवन परिचय में आपको मैं बता रहा हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। सिर्फ 3 लोगों का जीवन परिचय आप तैयार करके जाइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप इन 3 जीवन परिचय को तैयार कर लिए तो पूरा का पूरा जो गद्य है वो आपका तैयार हो गया। हमने गद्य पे चर्चा कर ली, आप सभी को मैंने बता दिया कि गद्य में आपको क्या पढ़ना है। एक बार पुनः इसको हम पीछे चलते हैं और आपको एक बार पुनः सरसरी बातों से आपको इन पूरे बातों को समेट लेते
लेते हैं कि हमने किन किन मुद्दों पे चर्चा किया। तो सबसे पहला जो हमने आपको बताया कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को गद्य की सभी विधाओं पे ध्यान देना है। महत्वपूर्ण नाटक, महत्वपूर्ण कहानी, महत्वपूर्ण उपन्यास, महत्वपूर्ण रेखाचित्र, इन सारी चीजों पे। उसके बाद आपको पत्र पत्रिकाएं, जो पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का नाम जानना है कि किस पत्रिका का संपादन किसने किया है, ये आपको तैयार रखना है। तीसरा जो चीज आपको तैयार रखना है वो मैंने बताया कि पाठ, कौन कौन से पाठ आपको तैयार रखने हैं। जैसे कि आपको मित्रता तैयार रखना है, आपको ममता तैयार रखना है, आपको भारतीय संस्कृति तैयार रखना है, आपको अजंता तैयार रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको जीवन परिचय भी तैयार रखना है। जीवन परिचय में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, 3 लोगों का जीवन परिचय आपको तैयार रखना है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हिंदी गद्य का एक भी प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है, ये मैं 100% इस बात को कह सकता हूं। और उसके बाद अब तो हुई गद्य की अब तक चर्चा, अब हम करते हैं पद्य की चर्चा। पद्य मीन्स कविता। अब हम पद्य पे चर्चा कर लेते हैं कि पद्य में क्या महत्वपूर्ण है। तो पद्य में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, इसमें भी आपको पद्य का इतिहास तैयार रखना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वे पद्य से ही शुरू होता है और इसको 4 कालखंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आपको तैयार रखना है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है और आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो 1050 से 1375 संवत तक आपका आदिकाल चलता है, 1375 संवत से लेकर के 1700 तक आपका भक्तिकाल चलता है, 1700 से लेकर के 1900 तक आपका रीतिकाल चलता है और 1900 से लेकर 1948 या 1938 या अब तक जो काल चल रहा है वे आपका आधुनिक काल चल रहा है। तो आपको याद रखना है कि आदिकाल में जैसे कि सिद्धों की रचना, जैन की रचना, नाथ की रचना, रासो काव्य जो लिखे गए हैं और जो अमीर खुसरो और विद्यापति के जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आप ध्यान रखिए। उसके बाद भक्ति काल में आप सभी को पता है कि भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जैसे कि आप सबको पता है, पढ़े हैं आप सभी लोग। तो सगुण को 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो हर शाखा के कवियों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन महत्वपूर्ण रचनाओं को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं, तो सूरदास के बारे में आप जानकारी रखिए। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानकारी रखिए। और निर्गुण में आ जाइए तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं, आप कबीरदास के साखी शब्द रमैनी को जानिए। उसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा में चले आइए तो उसको प्रेमाश्रयी शाखा को ही सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो उसमें जायसी जो है सबसे प्रमुख है, आप मलिक मोहम्मद जायसी की रचना सुनेंगे पद्मावत। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो आप इन चीजों को जानिए। उसके बाद आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकालीन कवियों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आपको तैयार रखना है कि रीतिबद्ध धारा के कवि कौन कौन से हैं। रीति सिद्ध में तो एकमात्र बिहारी आते हैं और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और देशदेव, ये लोग आते हैं। तो आपको तैयार रखना है कि कौन किस धारा का कवि है। सिर्फ ऊपर से आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग 10वीं के विद्यार्थी हैं। बहुत गहराई से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपसे प्रश्न ऊपर से ही यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। ऊपर का मतलब ये कि आपसे प्रश्न जो है बिल्कुल सामान्य स्तर के पूछे जाएंगे, आपको बहुत गहराई में ले जाके वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपसे पूछ देंगे कि रीति सिद्ध, इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है। तो बिहारी को छोड़ अगर बिहारी है या पूछ दे कि इनमें से कौन सा रीति सिद्ध कवि है, तो बिहारी अगर उसमें है और बाकी 3 लोग कुछ और नाम आपको दिखा दिया, केशवदास, चिंतामणि, रसखान, तो आप सीधे कह दीजिए कि आप बिहारी पे ट्रिक लगाएंगे कि बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है। तो ये पकड़ने का ट्रिक है। वैसे आधुनिक काल में अगर आप चले आए तो आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी विषयों में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कौन भारतेंदु युग में का कवि है, कौन द्विवेदी युग का कवि है, कौन छायावादी युग का कवि है, कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, कौन प्रयोगवादी युग का कवि है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं
फिर उसी मुद्दे पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि गद्य में पत्र पत्रिकाओं पे आपको ध्यान देना है, वैसे ही पद्य में भी आपको भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकली, द्विवेदी युग में कौन सी पत्रिका निकली, छायावाद में कौन कौन सी पत्रिका निकली, ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ है उन पाठों पे आपको ध्यान देना है व्याख्या के दृष्टिकोण से, जैसे कि सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुष भंग और वनपथ पर, और आपको ध्यान देना है रसखान का कवित्व और समैया जो आपके किताब में लगा हुआ है, बिहारी का भक्ति नीति का जो दोहा लगा हुआ है उन दोहों पे आपको ध्यान देना है, सुमित्रानंदन पंत का चीटी लगा हुआ है उस कविता पे भी आपको ध्यान देना है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम और माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, इन पाठों पे आपको खास करके ध्यान देना है। और इन पाठों में से भी जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ने इतना पाठ गिना दिया, तो मैं बता दे रहा हूं कि इन पाठों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वे हैं सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इन लोगों का जो पाठ है वे काफी महत्वपूर्ण है। और इधर से आप पंत को तैयार रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को तैयार रखिए। अगर आप इतने पाठ को तैयार रख लिए तो आपका व्याख्या कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप शुरुआती में जैसे सूरदास को, तुलसीदास को, रसखान को तैयार कर लेते हैं और पीछे से आप माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ लीजिए, तो आपका व्याख्या कहीं भी इधर उधर जाने वाला नहीं है, व्याख्या पोर्शन आपका तैयार हो गया। वैसे ही जीवन परिचय आपको तैयार रखना है, सूरदास का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, रसखान का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, पंत का जीवन परिचय, कोई 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। 3 में से पक्का एक पूछेगा आपसे और वो आप अपने पेपर में लिख देंगे, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो ये चीजें आप में होनी चाहिए। तो ये पद्य पे भी चर्चाएं हो गई, जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था पद्य पे, वे चर्चा भी मैं कर लिया। अब हम आपसे चर्चा करते हैं हिंदी व्याकरण के ऊपर, क्योंकि हिंदी में व्याकरण से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, संधि पूछा जाएगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, और संधि में आपको सिर्फ 2 ही संधि पढ़नी है, वृद्धि संधि और यण संधि, तो आप दोनों संधि तैयार रखेंगे। शब्द रूप पूछा जाएगा आपसे, धातु रूप पूछा जाएगा, शब्द रूप में आपसे विभक्ति और वचन पूछा जाता है, जिसमें से नदी शब्द और मति शब्द और फल शब्द, इन 3 शब्दों को तैयार रखिए। धातु में आपसे लिट लकार, लोट लकार और लट लकार पूछा जाता है, जिसमें हस धातु जो है सबसे प्रमुख है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शब्द रूप, धातु रूप, इन दोनों को तैयार रखेंगे। उसके बाद आप रस तैयार रखेंगे। रस में आपसे हास्य रस, करुण रस, सिर्फ 2 रस पूछा जाएगा। छंद में आपसे सोरठा और रोला, ये 2 आपसे छंद पूछे जाएंगे। अलंकार में आपसे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार ही आपसे सिर्फ पूछे जाएंगे। तो 3 में से अगर 2 अलंकार आप तैयार रखते हैं तो भी अलंकार वाला जो पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा। निबंध भी आपको तैयार रखना है, जो खास करके जो प्रमुख निबंध हैं, उन प्रमुख निबंधों में से 2-3 निबंध जो जैसे पर्यावरण पे आप तैयार कर लीजिए, विज्ञान पे तैयार कर लीजिए, जनसंख्या पे देख लीजिए, और आप कोरोना पे भी देख सकते हैं। तो जो प्रमुख हैं उन निबंधों को सिर्फ देखने की जरूरत है, बाकी बहुत निबंध देखने की जरूरत नहीं है। और कई पेपर में आपसे हिंदी में दे देगा, कहेगा संस्कृत में इसका अनुवाद करिए, तो आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, आपकी किताब में ही पीछे दिया होगा वो सारा चीज, तो आप उसको भी देख सकते हैं। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद, कैसे किन पंक्तियों का कैसे अनुवाद होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो व्याकरण में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, समास में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये सब कुछ पढ़ना है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, रस, छंद, अलंकार, निबंध, और आपको पढ़ना है आपका एक खंडकाव्य है मातृभूमि के लिए, जो खास करके गोरखपुर जिले के बच्चे हैं उनकी, चूंकि अलग अलग जिले के अलग अलग खंडकाव्य लगे हुए हैं, लेकिन जो गोरखपुर जिले के बच्चे होंगे उन सबको पता होगा कि आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा का जो आपका निर्धारित खंडकाव्य है वे है मातृभूमि के लिए। तो आप उस खंडकाव्य को पढ़ करके जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अंतिम, और ये चर्चा है संस्कृत को लेकर के। आप चूंकि आपके ही पाठ्यक्रम में संस्कृत भी लगा हुआ है, तो संस्कृत में आपको जो तैयार करके जाना है, सिर्फ 3 पाठ आपको पढ़ना है, जिनमें से 2 पाठ सबसे प्रमुख हैं। एक है वाराणसी। वाराणसी पाठ तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा साल होगा जिस साल या जिस वर्ष में वाराणसी से अनुवाद करने को न दिया गया
हो। वाराणसी से हर साल अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, तो जो वाराणसी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है संस्कृत में, उसे खूब अच्छे ढंग से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाता है अनुवाद करने के लिए। 4 लाइन उठा के दे देगा, कहेगा संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करिए, तो आपको अनुवाद करना है। दूसरा पाठ जो है वो है वीरः वीरेण पूज्यते। यह पाठ भी आपको तैयार करके जाना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा है देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्तः चंद्रशेखरः जो पाठ है, यह पाठ भी आपको तैयार करके जाना है। अगर आप यह 3 पाठ तैयार कर लिए, वाराणसी, वीरः वीरेण पूज्यते और देशभक्तः चंद्रशेखरः, आपका पूरा पाठ तैयार हो गया। आपको संस्कृत में इससे अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप यह तैयार रखिएगा। संस्कृत में श्लोक पूछा जाता है, तो श्लोक में आप अपने पाठ्यक्रम में से कोई 2 लाइन का एक श्लोक तैयार रखिएगा और उसको वहां पे लिख दीजिएगा। संस्कृत का एक श्लोक भी तैयार करके जाइएगा। तो हमने आपसे चर्चा किया मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि हिंदी गद्य में क्या आपको पढ़ना है, हिंदी पद्य में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है परीक्षा में, और आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ के जाना है। तो हमने लगभग परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी मुख्य बिंदुओं पे मैंने आपसे चर्चा की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो परीक्षा के लिए, आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगा, और आप लोग सीख पाए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ करके जाना है। क्योंकि कई बार बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड में जो बच्चे बैठ रहे होते, खास करके 10वीं के बच्चे, क्योंकि पहली बार ये अपने स्कूल से निकल करके बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये भय बना रहता है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किन चीज़ों को पढ़ूं। तो आज मैंने आपके उसी भय को खत्म करने के लिए यह वीडियो तैयार किया है। और मैं एक बार पुनः आपसे बताऊं कि जब भी आप गद्य को पढ़ रहे हैं, तो आप गद्य की विधाओं को, जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको पढ़िए, आप पत्र पत्रिकाओं को पढ़िए, आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ लगे हैं उन पाठों को खूब अच्छे से पढ़ जाइए, और जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है लेखकों के, उन जीवन परिचयों को पढ़ जाइए। पद्य में भी आपको ऐसा ही करना है। पद्य में आपको सर्वप्रथम पद्य का इतिहास, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का समय सीमा क्या है, इन काल के प्रमुख कवि कौन है और उनकी कौन कौन सी 1-2 प्रमुख रचनाएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको पत्र पत्रिकाएं देखनी, जैसे भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिका, जैसे भारतेंदु जी ने 3 पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। इन तीनों पत्रिकाओं के बारे में। सरस्वती पत्रिका किसने निकाला, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रूपाभ पत्रिका किसने निकाला, तो रूपाभ पत्रिका आपका सुमित्रानंदन पंत निकाले। चांद पत्रिका का किसने संपादन किया, तो महादेवी वर्मा ने किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके जानी है। उसके बाद पद्य में भी वही बात कि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कविताएं लगी हुई हैं, जो पद्य लगे हुए हैं, उन पद्य को, उन कविताओं को पढ़ करके आपको जाना है। अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, और व्याख्या में संदर्भ तभी सही पड़ेगा जब आप पाठ को जान रहे होंगे, पाठ की पंक्तियों को पहचान रहे होंगे, और पाठ के कवियों को पकड़ पा रहे होंगे कि हाँ, ये पंक्ति जो है इस पाठ की है और इस कवि ने इसको लिखा है। तब जाकर के ये चीज आपका सही होने वाला है। तो आपको थोड़े अच्छे ढंग से इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर वही कि पद्य में भी आपको गद्य की तरह जीवन पर, जैसे गद्य में आपको जीवन परिचय तैयार करके जाना है, वैसे पद्य में भी आपको जीवन परिचय तैयार करके जाना है। उसके बाद आप हिंदी व्याकरण को तैयार करिए। हिंदी व्याकरण में जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने चर्चा किया कि रस, छंद, अलंकार, समास, संधि और उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, इन सभी पे आपको अपना कमांड करके जाना है, और तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। और उसके बाद आपको संस्कृत में मैंने 3 पाठ बताया कि वाराणसी, देशभक्तः चंद्रशेखरः और वीरः वीरेण पूज्यते। यह 3 पाठ तैयार करके जाइएगा, और साथ ही एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी श्लोक लगा है उस श्लोक को तैयार कर लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार। इससे अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी समस्या का समाधान तनाव लेने से नहीं होता है। आप लोग एकदम हिंदी को दिल से पढ़िए और अपना समझ करके पढ़िए। जब आप किसी भी पुस्तक के प्रति अपनत्व का भाव रख करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो आप एकदम जब भी आप हिंदी की किताब को खोलिए या हिंदी का पेपर आप तैयार कर रहे हो, तो आप यही सोच करके पढ़िए कि यही पहला और यही आखिरी, और इस बार तो एकदम आर पार कर देना है, परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर के आना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और आप कर जाओगे। क्योंकि कोई
कोई भी कार्य मनुष्य के साहस से बढ़ के नहीं होता है। और हार और जीत तो हमारे ऊपर ही निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है कि मुझे नहीं लगता है कि जितना रस विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने में मिलता है उतना रस कोई और भी विषय पढ़ने में मिलता होगा। क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, अगर परीक्षा में टॉप करना है, अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हिंदी को भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि ये यूपी बोर्ड के बच्चे सब जान ही रहे होंगे कि हाई स्कूल की परीक्षा में एक नियम है, हिंदी में फेल तो खत्म खेल। तो इसलिए हिंदी को हल्का में बिल्कुल भी मत लीजिएगा और हिंदी को एकदम गंभीरता से और दिल से पढ़ना है। अपनी भाषा सबकी भाषा, जिसमें धड़के देश सदा, कदम कदम रचना रचती सहज सुखद परिवेश सदा। यह वाणी नानक तुलसी की, केशव सूर कबीरा की, गरिमा गालिब भारतेंदु की, आन जायसी मीरा की। जिसकी महक जगत में फैली वह फुलवारी है हिंदी, सबको बांधे एक सूत्र में ऐसी प्यारी है हिंदी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को, एनकेसीसी जो चैनल है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे संबंधित और भी विषयों से संबंधित और हिंदी से संबंधित और भी वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे यह हमारी बातें उतने अधिक लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और इस तरह की वीडियो भी हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन्हीं आशा और आकांक्षा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।